हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। फाइनली दोस्तों आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास आ गए हैं और आप सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वाली वीडियो पे कमेंट किया था कि सर प्लीज हमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए एंड सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पेनल्टीज बता दीजिए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करेंगे, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पेनल्टीज की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, वैसे तो ये चैप्टर में आता ही कोई चांस कम होता है, लेकिन इसमें दोस्तों इस बारी क्योंकि अमेंडमेंट है तो आप लोगों के लिए स्मॉल कंपनी का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देयर आर हाई चांसेस इस पर एमसीक्यू या आपको केस स्टडी 5 मार्क का दोस्तों देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर की, इसमें हमने टोटल 7 टॉपिक्स आपको दिए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैंने क्लास में भी आपको मार्क करवाया था, सेक्शन नंबर 19। जी हां, सेक्शन नंबर 19 और उसके जो 3 एक्सेप्शंस आपको दिए हुए हैं वो आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के थ्योरी में 5 जो एक्सेप्शंस है, 5 एक्सेप्शंस है वो आपको दोस्तों करके जाने हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी पे क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट 1% कंपनी में जो नॉमिनी, विड्रॉवल और एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट्स है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनी नेम में अगर आपकी कंपनी का नाम आइडेंटिकल है या गलती से किसी और से मैच हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलती है सेक्शन 16 के अंदर करेक्ट करने के लिए, वो वाला सेक्शन आपको देख के जाना है। एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज जो चेंज होता है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने पर, रजिस्टर्ड ऑफिस सेम स्टेट में चेंज हो रहा है या आउटसाइड स्टेट, इसमें एक चार्ट आपको दिया हुआ है, वो चार्ट दोस्तों आप अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें 3 टॉपिक आपको देखने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर से वो है प्राइवेट प्लेसमेंट का। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट देखा गया है पास्ट ट्रेंड में कि हमेशा क्वेश्चन जब आता है तो प्राइवेट प्लेसमेंट से आता है। वो किसी भी जगह से पूछ सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट से, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में वो पूछने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करता हूं तो दोस्तों आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट आता है, और अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लास में दोस्तों आपको मैंने जब क्लास में कराया था तब भी अंडर राइटिंग कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से मैंने आपको लिमिटेड टॉपिक्स दे रहा हूं, दैट इज 6 टॉपिक्स, आप अच्छे से करके जाना। स्वेट इक्विटी शेयर आपको करके जाना है दोस्तों, उसमें हो सकता है आपका लिमिट पर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है स्टार्टअप कंपनी का 50% एग्जाम्पशन पे आ जाए, तो स्टार्टअप जो आपका पूरा स्वेट इक्विटी शेयर का टॉपिक है वो डिटेल में आप रिवाइज करके जाना। उसके बाद आता है दोस्तों बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स अगेन दोस्तों बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बट वो भी आपको दोस्तों क्या करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। फिर बोनस शेयर हो गया दोस्तों, बोनस शेयर आपको करके जाना है। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बल्कि डिबेंचर ट्रस्टी को एक साइड में लिखना और दूसरे पेपर पे उसी के बाजू में दोस्तों आपके डिपॉजिट वाले ट्रस्टी के बारे में लिखना और कंपैरिजन भी दोस्तों कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों केएमपी को पैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉय को कब पैसा दे सकते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, दैट इज सेक्शन नंबर 67। शेयर होल्डर के राइट्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं सेक्शन नंबर 48 के अंदर, ये दोस्तों आपको देखकर जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों डिपॉजिट्स का टॉपिक। डिपॉजिट्स के टॉपिक से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिपॉजिट की डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन में भी क्या क्या चीजें डिपॉजिट्स में नहीं आती। अब क्योंकि वो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, उनमें से भी जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों डायरेक्टर से पैसा लेने पर, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने पर, आपके जो नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स वाला पॉइंट है और जो स्टार्टअप कंपनी वाला पॉइंट है, और ये दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है दोस्तों एलिजिबल कंपनी, कि आपकी कंपनी एलिजिबल कंपनी है या नहीं है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए। ठीक है, और सिक्योर डिपॉजिट हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर ले सकते हैं, इंटेंजिबल पर नहीं ले सकते हैं, ये चीज आपको दोस्तों देख के जानी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको सेक्शन 77 अच्छे से करके जाना है। ठीक है, लिमिट्स अच्छे से याद करके जानी है। और उसके बाद आता है दोस्तों सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, जिसमें कि वो पीरियड आपका क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, वो वाला दोस्तों आपको देखकर जाना है। उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है, लेकिन उसमें से भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट जो आने ही आने हैं एग्जाम में, अगर नॉर्मली पेपर सेट किया गया जैसे नॉर्मली इंस्टीट्यूट सेट करता है तो दोस्तों
कोरम का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। कोरम का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉक्सीज उसमें कवर हो जाएगा, उसमें कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट ईजीएम सेक्शन 100 आपको देखकर जाना है। 96 आपको एजीएम दोस्तों देख के जाना है, आपको नॉर्मल एजीएम भी देख के जानी है और फर्स्ट एजीएम भी दोस्तों देखकर जानी है। जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो आपको दोस्तों देखकर जाना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देखकर जाना है। प्रॉक्सी का तो वैसे यहीं पर कवर हो जाएगा कोरम के साथ ही, क्योंकि वो दोनों साथ साथ में दोस्तों चलते हैं। उसके बाद अदर टॉपिक्स में क्या क्या आता है आपका, ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, यह आपको पता होना चाहिए। एनुअल रिटर्न में दोस्तों, एनुअल रिटर्न में आपको पता होना चाहिए एनुअल रिटर्न कब फाइल होना है, और यहां पर एनुअल रिटर्न की पेनल्टी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एसबीओ दोस्तों, एसबीओ की डेफिनेशन कि एसबीओ में कौन आता है, वो 10% वाला वो, और एसबीओ के रूल्स कौन सी एंटिटीज को एप्लीकेबल नहीं होते उसका थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है दोस्तों मिनट्स ऑफ मीटिंग, कौन साइन करेगा, कौन सी बुक में लिखे जाएंगे, वो हो गया। पोस्टल बैलेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपको देखनी है, और स्पेशल नोटिस की बात, दैट है सेक्शन 115 की बात यहां पर हो रही है। फिर आता है दोस्तों हमारा डिविडेंड चैप्टर। डिविडेंड चैप्टर वैसे तो कैटेगरी सी में मैंने आपको डाला था, बट क्योंकि छोटा चैप्टर 4 मार्क्स के लिए किया जा सकता है एक बारी को। सो डिविडेंड चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा आपका, वो पूछेगा कि फ्री रिजर्व से जो पैसा निकाला जाता है, दैट इज रूल नंबर 3, वो आपको चारों कंडीशन, या हमने जब एग्जाम मैंने आपको पढ़ाया था तो 3 कंडीशन करके पढ़ाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, वो रूल 3 आपको याद करके जाना है। इंटरिम डिविडेंड में जब लॉस होता है तो 3 साल का एवरेज लेना होता है, ये वाला टॉपिक आपको याद करके जाना है। सेक्शन 124 आपको दोस्तों याद करके जाना, और यहां पर एक और ऐड कर लीजिए सेक्शन 127 की, वैसे वो मैं पेनल्टी में लिखने ही वाला था, बट यहां पर भी आप लिख लीजिए पनिशमेंट, ठीक है। सेक्शन 127 में जो आपकी पनिशमेंट है कि भैया आप अगर 30 दिन के अंदर नहीं देते तो। नेक्स्ट आता है दोस्तों अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाई चांसेस है अगर पेपर नॉर्मल सेट किया जाएगा तो ये 2 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, एक सीएसआर वाला प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, और एक इंटरनल ऑडिटर वाला दोस्तों कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे होंगी, मैंडेटरी हमें बैकअप रखना पड़ेगा, कितने दिन का बैकअप रखना पड़ेगा, एनएफआरए के जो फंक्शन है, जनरल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, उसकी ड्यूटीज और ऑडिटर के ऊपर वो क्या क्या पेनल्टी लगा सकता है। फिर आता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव होंगे तब कैसे फाइल होंगे, अनअप्रूव तब कैसे फाइल होंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वॉलंटरी रिवीजन भी और आउटसाइड वाला रिवीजन भी हमें दोस्तों पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जम्पशन कब दिया जाता है, वो 3 कंडीशन दोस्तों हमें याद करके जानी है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर। ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सेक्शन 141 अच्छे से कर लेना कि कब कब ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड होता है, वो कर लिया, खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका सेक्शन नंबर 139, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर कैसे होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे होता है, गवर्नमेंट का कैसे होता है, नॉन, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी कैसे दोस्तों फिल करी जाती है। उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला प्रोविजन, ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनियों को रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगता है, इंडिविजुअल के लिए क्या पीरियड है, और आपका फर्म और एलएलपी के लिए क्या पीरियड है। उसके बाद दोस्तों रिपोर्ट फ्रॉडिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया तो चांस है कि अमेंडमेंट की वजह से शायद वो आपसे पूछ ले, ठीक है, तो वो दोस्तों आप देख लेंगे। ऑडिटर की रेम्युनरेशन कितनी कौन फिक्स करता है, वो तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका दोस्तों फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ही है। देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको फॉरेन कंपनी की ही डेफिनेशन पूछ लेगा कि भैया फॉरेन कंपनी, ये बताओ, ये 4 केसेस दे रहा हूं, क्या ये फॉरेन कंपनी में आते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट आता है फॉरेन कंपनी में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो हमें फाइल करने होता है एट द टाइम ऑफ जब हम पहली बार अपना ऑफिस खोलते हैं, वो वाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कब फाइल करने होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, वो वाला। और अगर फॉरेन कंपनी ने इस चैप्टर को फॉलो नहीं किया तो उस पर कितनी पेनल्टी लगती है, वो वाला, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें सेक्शन 7 आता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का पूरा सेक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। पार्टनर कौन बन सकता है, दैट इज सेक्शन नंबर 5 आपको अच्छे से आना चाहिए। खासकर जो क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं कि एचयूएफ, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं बनेगी, इसलिए ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। उसके बाद क्या पार्टनर अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है, और ट्रांसफर कर सकता है तो भैया जिसको ट्रांसफर किया है क्या वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, सेक्शन 42।
उसके बाद ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप, इस पर कई बार दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन आया है, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। ट्राइब्यूनल का वाइंडिंग अप वाला जो पॉइंट है, जिसमें आपको रीजन देने पड़ते हैं कि कौन कौन से रीजन, इसमें एक बार केस स्टडी भी पूछा गया और दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों रेक्टिफिकेशन की एलएलपी के नाम के आगे क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और अगर गलती से किसी और की एलएलपी से मैच हो गया तो। और यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, किसी और की एलएलपी से मैच हो गया, किसी की कंपनी से मैच हो गया, किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो गया तो ठीक है, हमें चेंज करना पड़ेगा। बट अगर किसी और की पुरानी पार्टनरशिप फर्म से मैच हो गया तो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसमें आपका सर्विस बाय पोस्ट सेक्शन 27, जेंडर एंड नंबर सेक्शन नंबर 30, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। भाई सभी डेफिनेशन में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज्जत वाली डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद किसी का नंबर आता है तो वो आता है जीएफ का, दैट इज गुड फेथ का, ठीक है। उसके बाद जो एक्ट है वो कौन सी तारीख से लागू किया जाता है, सेक्शन 6 रिपील वाला दोस्तों। और आपके 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट, यानी अगर आपने कोई ऑफेंस किया वो 2 या 2 से ज्यादा के अंदर कवर है तो सजा कैसे दी जाएगी, ट्रायल कैसे किया जाएगा, वो वाला सेक्शन दोस्तों आपको करके जाना है जनरल क्लॉजेज एक्ट में। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में क्या क्या करके जाएंगे आप, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, कस्टम लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, ये वाला पूरा पॉइंट 4-5 याद करके जाना। नोसाइटरा सोसिस के 4-5 पॉइंट याद करके जाना। नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज कैसे काम करता है याद करके जाना। जनरेलियस लेबिस नॉन डिरेगेट स्पेशल मतलब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स को अच्छे से करके जाना। और आपकी जो मीन्स इंक्लूड्स और मीन्स एंड इंक्लूड्स में जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन के एग्जांपल्स के साथ दोस्तों आप करके जाएंगे। लास्ट आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 15, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है उसमें सबसे पहला टॉपिक ही आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना अच्छे से आना चाहिए, कब जा रहा है, कब आ रहा है, आने पे कब चेंज हो रही है, वो सारी बातें दोस्तों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल्स के लिए जो बोली गई है वो 2,50,000 की लिमिट, करेक्ट। और उसमें भी दोस्तों जो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, जिसमें एस्टिमेट से काम चला जाता है, वो वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और एजुकेशन का जो आरबीआई का सर्कुलर है वो आपको याद रखना है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जो बार बार पूछा गया है वो पूछा जाता है दोस्तों आपका वो पर्सन जो पहले इंडिया के बाहर रहता था और फिर इंडिया आया, उसके पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सिक्योरिटी है, फॉरेन प्रॉपर्टी है, वो उसको कंटिन्यू टू होल्ड कर सकता है, सेल भी कर सकता है और पेमेंट भी कर सकता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है अदर देन इंडिविजुअल वाली जो 4 ट्रांजैक्शंस आपको दी गई है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको दी है। यहां पर मैंने एग्जाम का एविडेंस और फ्रीक्वेंसी भी मार्क करी हुई है कि भैया कब कब कौन से मॉड्यूल में दिया हुआ है, कौन सी आरटीपी में आया हुआ है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये सच में एग्जाम में जो है आने के चांसेस रखता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों पेनल्टीज पर। तो इंपॉर्टेंट 10 पेनल्टीज, यहां पर आपको दिख रहा होगा 10 पेनल्टीज, बट एक्चुअली में मैं 12 पेनल्टी लेकर आया हूं। 10 थोड़ा सा ना सुनने में अच्छा लगता है तो मैंने 10 लिख दिया, वैसे यहां पर 12 पेनल्टीज मैंने आपको दी है, चैप्टर वाइज पेनल्टी है। सबसे पहली पेनल्टी हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपको याद करके जानी है, बिकॉज मुझे भी पता है कि आप सारी पेनल्टीज कद्दू याद करके जा सकते हो, तो ये 10-12 पेनल्टी आप याद कर जाना। वो भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से 3-4 दिन पहले एक बारी 3 पेनल्टी याद करके लिखी, एक बारी 3 पेनल्टी याद करके लिखी, एक बार 3 पेनल्टी, खत्म 12 पेनल्टी और चलते बनो, ठीक है। 4 दिन ऐसा होगा, 3-3 पेनल्टी याद करके रखोगे, 4 दिन के अंदर सारी पेनल्टी याद हो जाएगी, फिर एक दिन 12 की 12 लिख देना और 12 बजा देना पेपर में। तो कौन कौन सी है दोस्तों यहां पर, सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 39 सबसेक्शन 4 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 39 सबसेक्शन 3 अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो हमें पैसा रिफंड करना होता है, अगर पैसा रिफंड नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। 39 सबसेक्शन 4 अगर हमने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टाइम पे फाइल नहीं करा तो। उसके बाद आता है सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में अगर हमें जो पैसा दोस्तों रिफंड करना था, अगर वो हमने पैसा रिफंड नहीं करा तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगता है। और लास्ट आता है दोस्तों अगर हमने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में 15 दिन में फाइल नहीं करा तो कितनी पेनल्टी दोस्तों लगने वाली है। ये 3 पेनल्टी होगी। फिर आती है नेक्स्ट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स चैप्टर में, उसमें आपको एक मेन पेनल्टी देखनी है सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 की। यहां पर अगर आपने शेयर डिबेंचर ट्रांसफर के प्रोविजन को सही से फॉलो नहीं किया कंपनी और कंपनी, तो कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी लगेगी। याद नहीं करा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि कौन सी है, मैं याद भी करा दो, कर लोगे यार, इतना तो यार बड़े हो गए, ठीक है। चैप्टर 5 डिपॉजिट चैप्टर में तो दोस्तों आपको सेक्शन नंबर 76A की पेनल्टी जो बड़े वाली पेनल्टी है वो दोस्तों आपको याद करके जानी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में तो पेनल्टी है ही एक, तो यही वाली आप करके जाओगे पूरे चैप्टर में और ये एग्जाम में आई हुई है ये वाली पेनल्टी, ठीक है।
उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एनुअल रिटर्न की जो पेनल्टी है वो याद करके जाओगे। एनुअल रिटर्न पर जो सर्टिफिकेट सीएस इन प्रैक्टिस देता है उसकी जो पेनल्टी है 2 लाख रुपए की, वो आप याद करके जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 121 सबसेक्शन 3, दैट इज जो एनुअल जनरल मीटिंग की लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट फाइल करनी होती है एमजीटी 15 में, अगर वो टाइम पर फाइल नहीं होती तो कितनी पेनल्टी लगती है। उसके बाद चैप्टर 8 सेक्शन 127, मैंने वहां पर भी अपडेट कराया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, देखो यहां पर भी दिया हुआ है। 124 से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी 127 की है। आपको पांचों एक्सेप्शन आने चाहिए, 127 के अच्छे से एक्सेप्शन आने चाहिए और उसकी पेनल्टी भी दोस्तों आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में जो पेनल्टी आती है वो मेनली आती है एनएफआरए की। एनएफआरए हमारे इंडिविजुअल ऑडिटर पर और फर्म ऑडिटर पर कितनी पेनल्टी लगा सकता है और कितने साल के लिए उन्हें डीबार कर सकता है काम के लिए। फिर आती है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसमें तो दोस्तों एक ही पेनल्टी दी हुई है। ये एक पेनल्टी दोस्तों आप अच्छे से क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। फिर आता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। वैसे तो इसमें बहुत सारी जो है पेनल्टी है और पता नहीं कौन सा पूछ लेगा, है ना, लेकिन उसमें से भी जो मुझे लगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आप करके जा सकते हो वो सेक्शन 37 की दोस्तों आप करके जा सकते हो। ठीक है, चलिए डन है दोस्तों। तो ये आपको पेनल्टी करके जानी है मिनिमम से मिनिमम, इतना कर लोगे आप आराम से दोस्तों एग्जाम में पास हो जाओगे। तो चलिए, अगर कोई और वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मेरी तरफ से कुछ मिस हो रहा है, अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो आई विल ट्राई कि भैया मैं आप लोगों के लिए कर पाऊं।